एलिसिया की हमारी यात्रा ह्यूमन अचीवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होनी चाहिए थी। हमने 20 सालों तक उस गहरे खालीपन को पार किया, एक छोटा सा मेटल का डिब्बा जो रिसोर्सेज की कमी से जूझ रही धरती की उम्मीदों को ले जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा शिप ऑडिसी उस चमकते नीले और हरे मार्बल जैसे प्लेनेट के ऑर्बिट में गया, एक अजीब चीज होने लगी। वह कोई आवाज या लाइट नहीं थी, वह एक फीलिंग थी, एक कॉम सपना जो क्रायो स्लीप के दौरान हमारे दिमाग में घुस गया था और अब जागते हुए भी हमें परेशान कर रहा था। हमने इसे द वेल कहा। यह हमारी कॉन्शियसनेस के बैकग्राउंड में एक लगातार हल्की सी गूंज थी, बिना शब्दों की फुसफुसाहट जिसने हम सबको बहुत बेचैन कर दिया था। आने की शुरुआती एक्साइटमेंट अब एक शांत कलेक्टिव डर में बदल गई थी। विजन्स धीरे धीरे शुरू हुए, एक ऊंचे क्रिस्टल के जंगल की एक पल की इमेज जो लाखों टुकड़ों में बिखर रही थी, लिक्विड लाइट के एक महासागर में डूबने का एहसास। फिर वे और इंटेंस और पर्सनल होते गए। हमारे नेविगेटर चेन ने अपने बचपन के घर को घूमते हुए रेत के तूफानों में बार बार समाते देखा। हमारे इंजीनियर बैक्स ने अपनी हड्डियों के धूल में बदलने का दर्द महसूस किया। ये सिर्फ बुरे सपने नहीं थे, ये कौन फेरावने सपने थे। हम मेड बे में पसीने से भीगे और कांपते हुए जागते थे, सिर्फ यह देखने के लिए कि बगल वाले कॉट में बैठे व्यक्ति ने भी ठीक वही परेशान करने वाला सीन देखा था। शिप का साइकोलॉजिस्ट बेकार था। आप ऐसी हेलुसिनेशन का इलाज कैसे करेंगे जो हर कोई देख रहा हो? शिप के जेनोबॉटनिस्ट डॉ एरिस मलिक के रूप में मेरा काम प्लैनेट के लाइफ का स्टडी करना था, लेकिन मैं फ्लोरा को कैटलॉग करने पर कैसे ध्यान दे पाता जब मेरा अपना दिमाग ही इन्वेड हो रहा था। मैंने इसे साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश की, विजन्स को लॉग किया, पैटर्न्स ढूंढे, कोई पैटर्न नहीं था। वे कैओटिक, विसरल और बहुत परेशान करने वाले थे। कैप्टन ईवा आर्या, एक ऐसी महिला जो पूरी तरह से स्टील और प्रोसीजर से बनी थी, ने ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश की। उसने जोर देकर कहा कि यह मास हिस्टीरिया का एक रूप था, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल का एक साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट। लेकिन मैंने उसकी आंखों में डर की चमक देखी जब वह कमांड चेयर को कसकर पकड़ती थी। उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती थी, वह भी उन्हें देख रही थी। क्रूज ट्रेन के कारण टूट रहा था। डर सबसे बड़ी फीलिंग थी। कुछ जूनियर ऑफिसर्स ने सोने से मना कर दिया, विजडम पैक्स और पूरे डर के सहारे जी रहे थे। उनकी आंखें खुली और परेशान थी। दूसरे मेरी तरह एक बेताब क्यूरियोसिटी से मोटिवेटेड थे। यह चीज क्या थी? क्या यह एक डिफेंस मैकेनिज्म था, मदद के लिए था, एक चेतावनी? सिक्योरिटी चीफ के लाइव आर्शिप में एक छोटा सनकी ग्रुप ये बहस कर रहा था कि यह एक हथियार था, एक एलियन माइंड अटैक जिसे हमें सतह पर कदम रखने से पहले ही पागल करने के लिए डिजाइन किया गया है। एकता जो हमें सितारों के पार ले गई थी, अब खत्म हो रही थी। उसकी जगह शक और नीचे के प्लैनेट से आने वाले भयानक कॉन्विजन्स ने ले ली थी। कैप्टन आर्या पर दो बड़ी ताकतों का बोझ था। नीचे से अदवेल का खामोश मानसिक हमला था, ऊपर से पृथ्वी की लगातार मांगें थी। घंटों की देरी से आने वाले कॉम लिंक से यूनाइटेड टेरा कोलिशन का दबाव ही आता था। उन्हें हमारी मानसिक स्थिति या अजीब टेलीपैथिक घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके संदेश सीधे थे, बिना किसी औपचारिकता के। अनोनप्टेनियम डिपॉजिट्स पर रिपोर्ट दो, टेराफॉर्मिंग के लिए एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन कंफर्म करो, सेक्टर गामा 7 का ड्रोन सर्वे शुरू करो। वे एलिसिया को एक ऐसी दुनिया नहीं मानते थे जिसे डिस्कवर या जाना था, बल्कि एक गोदाम मानते थे जिसे लूटा जाना था। एक मरती हुई पृथ्वी के लिए जीवन रेखा। हर ट्रांसमिशन साइकिल के साथ निर्देश और कठोर होते गए। आर्या घंटों तक कॉम रूम में बंद रहती थी, उसका चेहरा दृढ़ निश्चय का मुखौटा बना रहता था। एक मैसेज में लिखा था, द वेल, देरी का कोई वैध कारण नहीं है। आपका मिशन मानवता के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण रिसोर्सेसों को सुरक्षित करना है। बाकी सभी बातें गौण हैं। लैंडिंग शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ें। वे उसे हमारे दिमाग में बज रही चीखती अलार्म घंटी को अनदेखा करने का आदेश दे रहे थे। उनके लिए हम सिर्फ एक उपकरण थे और अजीब सिग्नल सिर्फ हस्तक्षेप थे, एक तकनीकी खराबी जिसे दरकिनार किया जाना था। चालक दल के जीवन उनके लागत लाभ विश्लेषण में एक स्वीकार्य नुकसान थे। आर्या दिल से एक सैनिक थी जिसे बिना सवाल किए आदेशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन आप उसके अंदर चल रहे संघर्ष को देख सकते थे। वह हमारे जीवन के लिए, ऑडिसी की अखंडता के लिए जिम्मेदार थी। फिर भी वह एक ऐसे मिशन को पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार थी जिस पर 8 अरब लोग भरोसा कर रहे थे।
हाई कमांड से एक विशेष रूप से क्रूअर संदेश के बाद उसने खुद को अपने क्वार्टर में बंद कर लिया। पूरे जहाज ने उसकी चुप्पी का दमनकारी भार महसूस किया। हम उस कर्तव्य के बीच फंसे हुए थे जिसने हमें यहाँ धकेला था और उस भयानक अज्ञात के बीच जो हमें सक्रिय रूप से दूर धकेल रहा था। दबाव बहुत अधिक था और कैप्टन उसके केंद्र में थी। पृथ्वी से आने वाले संदेश किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। वे स्टॉक मार्केट, रिसोर्स कोटे और राजनीतिक जीत की बात करते थे। हम कुछ ऐसा अनुभव कर रहे थे जो गहरा था, कुछ ऐसा जो मानवता के ब्रह्मांड में स्थान को फिर से परिभाषित कर सकता था, और वे खनन उपज के बारे में पूछ रहे थे। यह एक चौंकाने वाला डिस्कनेक्ट था। कैप्टन आर्या को किसी तरह इस खाई को पाटना था। उसे दी वेल के कच्चे आदिम भय को एक ऐसी भाषा में अनुवाद करना था जिसे नौकरशाह और जनरल समझ सकें। लेकिन वे समझना नहीं चाहते थे। वे बस चाहते थे कि वह ड्रिल करे। हमारी दुनिया का भाग्य उसके कंधों पर था और यह उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। जब कप्तान अर्थ से जूझ रही थी, मैं सेंसर डेटा में डूब गया। मैं जुनूनी था। दवेल का एक स्रोत, एक भौतिक मूल होना चाहिए। शुरुआती स्कैन से पता चला कि एलिसिया उन खनिजों से भरपूर था जिनकी अर्थ को इतनी सख्त जरूरत थी। लेकिन उसके नीचे कुछ और था, एक एनर्जी सिग्नेचर जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह भूवैक्नोलॉजिक नहीं था, न ही यह किसी पारंपरिक अर्थ में जैविक था। यह एक जटिल लयबद्ध पैटर्न में धड़कता था, एक स्थिर गूंज जो पूरे ग्रह पर गूंजती थी। यह भूमध्य रेखा के चारों ओर सबसे मजबूत था, जो एक जीवंत ऊर्जावान बैंड बनाता था जो टेलीपैथिक गड़बड़ी की तीव्रता को दर्शाता था। मैंने हफ्तों तक ऊर्जा स्पाइक्स को क्रू के रिपोर्ट किए गए विजन के साथ क्रॉस रेफरेंस किया और मुझे वह मिल गया, एक स्पष्ट कनेक्शन। जब ऊर्जा क्षेत्र भड़कता था तो दी वेल तेज हो जाता था, अपनी सबसे ज्वलंत और बुरे सपने वाली इमेजरी देता था। जब ऊर्जा कम हो जाती थी तो मानसिक फुसफुसाहट एक धीमी गूंज में बदल जाती थी। यह रैंडम नहीं था, यह एक संकेत था। ग्रह स्वयं या उसके भीतर कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा था। मेरी उत्तेजना एक ठंडी, तेज चीज थी जिसमें डर की एक अच्छी खुराक मिली हुई थी। हम सिर्फ एक ग्रह का अवलोकन नहीं कर रहे थे, हम उसके साथ एकतरफा बातचीत कर रहे थे और वह चीख रहा था। मैं अपने निष्कर्ष कैप्टन एरिया के पास लाया। मैंने उसे डेटा, ग्राफ, ऊर्जा क्षेत्र और हमारे साझा ट्रॉमा के बीच का अटूट संबंध दिखाया। कैप्टन, मैंने कहा, मेरी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह कोई भूवैक्नोलॉजिक विसंगति नहीं है, यह व्यवस्थित है, यह जटिल है। ऊर्जा पैटर्न में भाषा के सभी गणितीय लक्षण हैं। मुझे लगता है कि एलिसिया जिंदा है, सिर्फ पौधों और जानवरों से ही नहीं बल्कि पूरा प्लैनेट। यह एक एकल सचेत इकाई है और यह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यह विचार पागलपन था, स्थापित विज्ञान से बहुत आगे की छलांग, लेकिन सबूत हमारे सामने थे। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ एक शत्रुतापूर्ण वातावरण नहीं था, यह संभावित रूप से एक संवेदनशील वातावरण था। मेरी वैक्नोलॉजिक जिज्ञासा अब नैतिक भय की गहरी भावना के साथ युद्ध में थी। अगर मैं सही था तो हमारे कार्गो बे में खनन उपकरण और टेराफॉर्मिंग गियर सिर्फ उपकरण नहीं थे, वे हथियार थे। उनका उपयोग एक अकल्पनीय पैमाने के प्राणी के खिलाफ आक्रामकता का कार्य होगा। यह एक माइक्रोब के मानव मस्तिष्क में ड्रिल करने की कोशिश करने जैसा होगा। ज्ञान की क्षमता अनंत थी, लेकिन नैतिक निहितार्थ चौंकाने वाले थे। हम यहाँ संसाधन डिस्कवरी ने आए थे, लेकिन हमें एक दिमाग मिला। फर्ज और खोज के बीच का झगड़ा ओडिसी के ब्रीफिंग रूम में सामने आया। एक तरफ कैप्टन आर्या खड़ी थी, जिन पर धरती की उम्मीदों का बोझ था। दूसरी तरफ मैं डेटा के साथ तैयार था जो बताता था कि हम एक बड़े पाप के करीब हैं। सिक्योरिटी चीफ ने अपने मिशन के लिए दलील दी, मेरी थ्योरी को कोरी कल्पना बताकर खारिज कर दिया। एक दुश्मन एलियन है डॉक्टर, उसने कहा था, और वह हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसका एक ही जवाब है, आगे बढ़ो, ताकत दिखाओ। वह धरती की आवाज का प्रतिनिधित्व करता था। हमें जो चाहिए वो लो, जो रास्ते में आए उसे नष्ट कर दो। यही सोच थी जिसने हमारे अपने ग्रह को भी एक खोखला बना दिया था। कैप्टन आर्या सुन रही थी, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने हाल ही के विजन लॉग्स निकाले, क्षय की तस्वीरें, दुनियाओं के धूल में बदलने की, तारों के बुझने की। वे सिर्फ बेतरतीब फिरावनी नहीं थी, मुझे तब एहसास हुआ कि वे एक चेतावनी थी।
एलिसिया हमें यह नहीं दिखा रहा था कि वह हमारे साथ क्या करेगा, वह हमें दिखा रहा था कि हम उसके साथ क्या करेंगे। वह हमें हमारे अपने कर्मों के परिणाम दिखा रहा था, विनाश का एक भविष्य का इतिहास जो डर में लिखा गया था। ग्रह हम पर हमला नहीं कर रहा था, वह हमसे रुकने की भीख मांग रहा था। वह अपनी जान की भीख मांग रहा था, अपनी जानी हुई इकलौती भाषा में, डर और दुख की एक सार्वभौमिक भाषा में। चुनाव बिल्कुल साफ हो गया था। हम अपने आदेशों का पालन कर सकते थे। हम एलिसिया पर उतर सकते थे, उसकी सतह को चीर सकते थे और उसके रिसोर्सेसों को इकट्ठा कर सकते थे। मानवता को एक अस्थायी राहत मिलती, कुछ और सदियों का अस्तित्व इससे पहले कि हम इस दुनिया को भी खत्म कर दें। हम द व्हील की फुसफुसाहट को अपनी ड्रिल और स्ट्रिप माइनर की दहाड़ से शांत कर देंगे। हम अपने आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। हमें भेजने वाली प्रजाति के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा करने में हम जानबूझकर एक चेतना को बुझा देंगे, एक जीवन रूप जो इतना विशाल और प्राचीन था कि हमारी समझ से परे था। हम यह साबित करेंगे कि हमने कुछ नहीं सीखा है या हम सुन सकते थे। हम समझने की कोशिश कर सकते थे। हम अपने रचनाकारों की अवहेलना कर सकते थे और इस अविश्वसनीय खोज की रक्षा कर सकते थे। इसका मतलब खुद को गद्दार के रूप में ब्रांड करना होगा। मानवता को जीवित रहने की अपनी आखिरी सबसे अच्छी उम्मीद खोनी पड़ेगी, कम से कम थोड़े समय के लिए। लेकिन अगर जीवित रहने का मतलब अपनी आत्मा का बलिदान करना है, तो जीवित रहना क्या है? द व्हील एक चेतावनी है, एक परीक्षा है। एलिसिया हमसे एक मौलिक सवाल पूछ रहा है, क्या हम विजेता हैं या हम डिस्कवरी करता है? क्या हम एक बीमारी हैं या हम एक गांगे समुदाय में शामिल होने के लिए तैयार हैं? एलिसिया की चेतावनी को नजरअंदाज करने की कीमत सिर्फ इस दुनिया का नुकसान नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानवता का नुकसान भी हो सकती है। आप क्या चुनाव करेंगे?